नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत में मुगल वंश की स्थापना को पढ़ेंगे, विशेष रूप से बाबर के संदर्भ में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बाबर है उसका कार्यकाल जान लेते हैं। बाबर का कार्यकाल है भारत के अंतर्गत 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। तो विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो के अंतर्गत हमने देखा जो ऐतिहासिक सोर्सेज हैं जो मुगल कालीन या मुगल शासन को जानने के लिए, तो उसमें भी हमने बाबर का जो है जीवन परिचय और बाबर से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक सोर्सेज हैं, साहित्यिक सोर्सेज हैं, उनके बारे में जाना। इसके अतिरिक्त हमने जो विदेशी यात्री हैं उनके वृत्तांतों के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो इसी कड़ी में विद्यार्थियों हम बाबर के बारे में जान रहे हैं। तो बाबर की जो है अब हम बात कर लेते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, उसका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ था, फरगना है जगह जो कि मध्य एशिया के अंतर्गत, वर्तमान में मध्य एशिया के अंतर्गत एक छोटे से राज्य था जिसके अंतर्गत स्थिति थी। और फरगना का जो शासक था, जो उनके पिता थे, वो थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे। तो जो तैमूर वंश है उनके वे 4वें वंशज थे। और उनकी माता थी, वो थी कुतलुक निगार, और वो चंगेज खां की तरफ से 11वीं वंशज थी। तो कहा जाता है कि बाबर के जो रक्त में या बाबर के जो शरीर के अंतर्गत दो महान शख्सियत का महान वंशजों का रक्त है वो बह रहा था। इतिहास के अंतर्गत तैमूर और चंगेज खां को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन दो जो महान शख्स हैं उनका जो रक्त है बाबर के अंतर्गत समाहित था। विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छे से जान लें कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से दो वंशज का बाबर में रक्त विद्यमान था, या फिर कुतलुक निगार कौन से वंशज की थी, या बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा का वंशज कौन सा था। तो आपको मैं बता दूं विद्यार्थियों, तो 1494 के अंतर्गत जो उमर शेख मिर्ज़ा है उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः जो बाबर है उस समय लगभग 12 वर्ष का रहता है। तो 12 वर्ष की उम्र में ही जो बाबर है वो फरगना का शासक नियुक्त होता है। और जो बाबर है उस समय जो स्थिति रहती है बाबर के यहाँ, उसकी जो स्थिति है वो अत्यंत ही तत्समय तो मजबूत नहीं रह पाती है। लेकिन किस हिसाब से भारतीय इतिहास के अंतर्गत, या हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, किस प्रकार बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव डली, जो इस प्रकार है। तो बाबर की जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हमने थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि जो बाबर की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में तो हमें कोई विशेष प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है, किंतु कालांतर में उसने कुशल साहित्यकार होने का परिचय दिया है, जिसके बारे में हमने बात करी थी तुजुक ए बाबरी, जो स्वयं बाबर की आत्मकथा है। इसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे इतिहास, ज्योतिष तथा इस्लाम की जो परंपराएं हैं और भूगोल है उसका बहुत अच्छे से ध्यान था। सैन्य संचालन में तो वो निपुण था ही, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जो बाबर का तोपखाना है और तुलुगमा पद्धति है, जिसके माध्यम से बाबर ने जो भारत के अंतर्गत झंडे गाड़े। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बाबर का जो जीवन है उसको जानने के लिए हमने सरल दृष्टिकोण से 3 चरणों में बाबर का जो है शासन है उसको बांटा है। तो विद्यार्थी, हम एक एक चरण है वो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चरण है विद्यार्थियों 1494 ईस्वी से लेकर के 1502 ईस्वी तक का। तो विद्यार्थियों, जो पहला चरण है बाबर फरगना के शासक के रूप के अंतर्गत जो बाबर का जो शासन है वो प्रथम चरण है, यानी 1494 से लेकर के 1502 के आसपास की जो स्थिति है वो उसमें पढ़ेंगे। तो इस दौरान बाबर ने क्या करा, अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार है वो मध्य एशिया में किया, क्योंकि बाबर को अभी भारत की या हिंदुस्तान की स्थिति का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसमें जो है मध्य एशिया के अंतर्गत वो अपना फैलाव करने में या विस्तार करने में असफल रहा। 1502 के अंतर्गत
जो बाबर का जो सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि था शैबानी खां उज़्बेक, उसके साथ जो बाबर ने सायर पुल का युद्ध हुआ और इसके अंतर्गत बाबर की पराजय हुई और बाबर को उसका जो फरगना का राज्य है वो शैबानी खां के द्वारा छीन लिया गया और बाबर को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन 1502 के अंतर्गत जो शैबानी खां से वह अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था तथा सैरपुल नामक स्थान पर जहाँ पर बाबर पराजित हुआ था, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो बाबर है उसकी स्थिति अत्यंत ही अच्छी नहीं थी। तो विद्यार्थियों, शैबानी खां से पराजय होने के पश्चात जो बाबर है उसको इतिहास के अंतर्गत बताया गया है कि बाबर ने जो उसकी बहन है खानजादा बेगम है वो शैबानी खां के हाथों में पड़ जाती है, यानी शैबानी खां को उसको मिल जाती है। लेकिन बाबर ने जो अपनी पुस्तक है, अपना जो आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, उसके अंदर इसका खुलासा नहीं किया गया है। उसके अंतर्गत इस बात को उसने छिपाने की प्रयास किया है। लेकिन जो बाबर का भाई था मौसेरा भाई हैदर मिर्जा, उसने स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए जो अपनी बहन थी खानजादा बेगम, उसकी शैबानी खां के साथ विवाह कर दिया गया और बाबर की जो पुत्री है गुलबदन बेगम, जिसका ग्रंथ है हुमायूंनामा, हमने उसके बारे में भी जाना है, उसमें भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। समरकंद पुणे हाथ से निकल जाने के बाद जब बाबर है वह कुछ एक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इधर उधर भटकता रहा, उसके लिए रोटी की भी समस्या आने लग गई और शैबानी खां ने क्या करा, धीरे धीरे जो है ट्रांसऑक्सियाना पे अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार 1502 के आसपास तक बाबर की स्थिति ये थी। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की, और दूसरा चरण है 1505 से लेकर के 1525 तक का, और वो है काबुल के शासक के रूप में। तो जब शैबानी खां से बाबर पराजित हुआ तो उसको कोई ना कोई एक आश्रय की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने बाबर ने सोचा कि क्यों ना मुझे काबुल पर आक्रमण करना चाहिए। अतः 1504 के अंतर्गत बाबर ने क्या करा, काबुल पर आक्रमण करा और आक्रमण करने के पश्चात उसे आसानी से काबुल पर अधिकार कर लिया गया। और काबुल विजय के बाद एक सबसे बड़ी स्थिति ये उत्पन्न होकर के निकल के आती है विद्यार्थियों कि जो काबुल है, जो समरकंद और हिंदुस्तान दोनों पर आक्रमण कर सकता था, क्योंकि स्थिति काबुल की ये थी कि यदि बीच में अगर हम नक्शे के अंतर्गत कहें तो काबुल से समरकंद भी आसानी से जाया जा सकता है और काबुल है उससे हिंदुस्तान पर भी आक्रमण करना आसान रहता था और वहीं से वो उज़्बेकों से भी वहाँ से निपट सकता था। लेकिन जैसे ही काबुल पर बाबर की आधिपत्य की सूचना शैबानी खां को मिली तो शैबानी खां जो है वो आगे बढ़ कर के काबुल पर अपना अधिकार करना चाहता था। लेकिन स्थिति ये उत्पन्न हुई कि जो है बाबर का चचेरा भाई था अब्दुल रज्जाक मिर्जा, उसको बाबर ने काबुल का प्रबंधक नियुक्त कर दिया और स्वयं भारत के लिए रवाना हो गया, हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। और जिससे क्या होगा, काबुल पर अगर शैबानी खां का अधिकार हो भी जाता है तो वह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो विद्यार्थियों, जो बाबर की कूटनीति है या उसकी दूरदर्शी सोच, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर की पहले तो विद्यार्थियों समझिए अपना जो उसका घर था फरगना और जो समरकंद का क्षेत्र और उसके आसपास का मध्य एशिया के अंतर्गत वो हाथ से निकल जाता है, काबुल आसानी से लेता है। लेकिन वो जानता है अच्छे से कि शैबानी खां पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह भारत के अंतर्गत अपने पैर जमाने की कोशिश करता है। विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपने भाई को वहाँ पर नियुक्त करता है। तत्पश्चात वह बाबर है उसने जलालाबाद पर अधिकार कर ला और उसे सूचना मिली कि शैबानी खां कांधार से वापस लौट गया है। अतः बाबर पुनः काबुल लौट करके आ गया और इस समय 1507 के आसपास वो आता है और वहाँ पर आकर के काबुल में आकर के वो पादशाह की उपाधि धारण करता है। लेकिन काबुल जब लौटता है तो बाबर के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती है। उसे सूचना मिलती है कि जो ईरान का जो शासक है इस्माइल खां, वो शैबानी खां को परास्त कर देता है और बाबर को
पुनः समर पर अधिकार करने के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में उसे सूचना मिलती है कि शैबानी खां मारा जाता है, लेकिन उसके जो सेनापति है वो युद्ध जारी करते हैं और जो शाह इस्माइल ने बाबर की सहायता के लिए एक सेना भी भेजी थी, जिसकी सहायता से बाबर ने 1511 में तीसरी बार समरकंद पर अधिकार कर लिया। देखो समरकंद की स्थिति ऐसी थी बाबर के लिए, कभी तो समरकंद बाबर के आधिपत्य के क्षेत्र में होता और कभी वो बाबर के हाथ से निकल जाता। तो बाबर की स्थिति देखो विद्यार्थियों, अगर हम हिंदुस्तान पर आक्रमण से पूर्व बाबर की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो स्थिति ये निकल करके आती है कि बाबर मध्य एशिया के अंतर्गत अपनी जड़ जमाने में कामयाब नहीं हो पाता है। कभी हाथ से समरकंद निकल जाता है, कभी फरगना निकलता है, काबुल से भी उसको डर रहता है कि यदि काबुल उसके हाथ से निकल जाएगा तो हिंदुस्तान में उसे अपना पैर जमाना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो हम द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं वो बाबर के जीवन में लगभग अस्थायी सा चरण रहता है, किंतु शैबानी खां जो एक सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी था वो उसकी मृत्यु हो जाने से उसके शाह इस्माइल के द्वारा पराजित होने पर बाबर के मार्ग के कई कंटक निकल जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये स्थिति निकल के आ रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, और ये विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। जो तीसरा चरण था 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक बाबर का हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में। तो विद्यार्थियों बाबर के आक्रमण, जब भारत में आक्रमण हुआ उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक स्थिति थी वो संगठित नहीं थी। हम पहले भी हमको बता चुके हैं जब बाबरनामा के बारे में पढ़ाया था आपको, जब कि जो हिंदुस्तान है वो 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्यों में बटा हुआ था। ये 5 राज्य थे मालवा, गुजरात, बंगाल, बहमनी और दिल्ली। इन 5 के अंतर्गत तो जो है मुस्लिम राज्यों का शासन था और 2 का है मेवाड़ और विजयनगर, ये 2 थे अपने हिंदू राज्य। तो विद्यार्थियों संक्षिप्त में हम इन जो राज्य थे इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले दिल्ली को लास्ट में करेंगे ताकि वहाँ से आगे कंसाइज किया जा सके आगे पानीपत के युद्ध को भी। इसलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल की। तो बाबर के आक्रमण के समय 15वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन हुसैन ने बंगाल में अपना एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। तो अलाउद्दीन हुसैन है वो बंगाल के समय बाबर के आक्रमण से पूर्व बंगाल पर शासित कर रहा था। उसने अपने राज्य की सीमा उड़ीसा तक बढ़ा ली थी और जो अली हुसैन है उसका एक पुत्र था नुसरत शाह, वो अत्यंत योग्य शासक था और वो बाबर के समकालीन था। और नुसरत शाह के समय में जो बंगाल है उस राज्य के अंदर सुख शांति थी। बंगाल तत्समय समृद्ध राज्य था। तो बाबर ने ऐसी सूरत में क्या है दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो है नुसरत शाह के साथ उसने संधि कर ली थी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो राज्य है मालवा उसके बारे में। तो जो मालवा है उसको अगर हम सल्तनत की बात करें तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया, किंतु तैमूर के आक्रमण के समय ये राज्य दिल्ली सल्तनत में क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तीसरा प्रमुख राज्य था मालवा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार जो बाबर के समय वहाँ का जो शासक था वो था महमूद द्वितीय, और महमूद द्वितीय जो था बाबर के समकालीन था और उसने अपने राज्य के स्थिति सुधारने के लिए मेदिनी राय को, चंदेरी का जो राजा था मेदिनी राय, इसकी सहायता प्राप्त करी थी। और मेदिनी राय ने जैसी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक क्या करा, राजपूत सरदारों को प्रशासन में नियुक्त किया, जिससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम सामंत थे वो असंतुष्ट हो गए और उन्होंने महमूद को जो है गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए कहा कि आप हिंदू राजा के अलावा आप गुजरात के जो शासक हैं उनसे सहायता प्राप्त करिए। लेकिन मेदिनी राय ने मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा उससे सहायता प्राप्त कर ली और राणा सांगा से महमूद को कई बार पराजित होना
पड़ा और पराजित होकर के उसे बंदी बनाए लिया गया, लेकिन बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। अतः मालवा की जो बाबर के आक्रमण के समय मालवा की स्थिति उथल पुथल की स्थिति थी। अगला जो राज्य है वो है गुजरात। और तत्समय बाबर के समय में वहाँ का जो शासक था मुजफ्फर शाह द्वितीय था, उसने मालवा में राजपूतों का जो वर्चस्व था उसको कम करा और गुजरात की शक्ति में क्या करी, वृद्धि की। और जो दिल्ली का सुल्तान था तत्समय इब्राहिम लोदी, उसके जो चाचा थे आलम खां, वो इब्राहिम लोदी से क्या है बागी हो गए थे, उसको दरबार में शरण दे रखी थी। और 1526 के आसपास ही मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात गुजरात में क्या हो जाती है, अव्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। किंतु उसका जो पुत्र है बहादुर शाह पुनः वहाँ पर वह मजबूत स्थिति अपना लेता है और वह अत्यंत योग्य शासक होता है। विद्यार्थियों, ये बहादुर शाह वही होता है जिसको जो रानी कर्मावती ने जो है राखी भेजी थी। इसकी डिटेल जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला जो है राज्य है पांचवा और अंतिम, बहमनी राज्य मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत। इसकी स्थापना आपको पता 1346-47 के आसपास हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और उसके विजयनगर के साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहते थे, इसलिए जो दोनों की स्थिति विजयनगर और बहमनी दोनों की स्थिति जो है राजनीति की स्थिति है वो उथल पुथल वाली थी। और अगर हम बात करें कि बाबर के समकालीन, तो उस समय जो महमूद शाह है वो बहमनी का राज्य का सूबेदार होता था और वो स्वतंत्र हो गए थे। कई सारे हमने बात चर्चा करी थी कि बहमनी से अनेक जो 5 राज्य विशेषकर बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, ये 5 नए राज्य बन चुके थे और इन 5 राज्यों में पारस्परिक द्वेष होने के कारण ये क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे और बाबर के आक्रमण के समय इन राज्यों में अव्यवस्था छाई हुई थी। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे बात कर लेते हैं जो तीसरे चरण के अंतर्गत जो 2 हिंदू राज्य हैं उनकी चर्चा, मेवाड़ और विजयनगर। इसकी चर्चा हम जो है भाग 2 है बाबर, भाग 2 उसके अंतर्गत करेंगे।